स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और जैसा कि हमने बताया आज की खास चर्चा इसी पर है कि बजट को लेकर विपक्ष जो कुछ कह रहा है, जो बातें वो सामने ला रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है, जो बातें वो कह रहा है उसमें कितना दम है, और साथ ही अगर विपक्ष इस तरह के नैरेटिव को सामने ला रहा है, उस नैरेटिव के पीछे उसका मकसद क्या है। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में हर क्षेत्र में मजबूती लाने का प्रयास किया गया है। तो दूसरी ओर विपक्ष को यह बजट रास नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, विपक्ष तो बजट की आलोचना ही करेगा, गांव, गरीब, किसान और मिडिल क्लास से लेकर युवाओं तक का। लेकिन वित्त मंत्री ने इस बजट में ख्याल रखा है। लेकिन विपक्ष है कि नाखुश है, संसद में विपक्ष हमलावर है। तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट है या फिर कुछ और? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी बजट पढ़ा नहीं और बजट पर कुछ लोग कमियां निकालने लगे बिना पढ़े ही। इंडी गठबंधन, विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि विपक्ष के राज्यों की अनदेखी की गई है। तो राहुल गांधी इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं, तो अखिलेश एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी नहीं दिया। संसद भवन में आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुखर विरोध संसद के अंदर चर्चा में नहीं हो सकता था? वहां पर तो उनको समय मिला हुआ है, संसद में चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलता है, इसमें भी मिला हुआ है। अपने सभी अपने अपने तर्क रख सकते हैं। वास्तविकता यह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद बुनियादी सहूलियतों के लिए आज भी संघर्षरत हैं, इसीलिए उनको कुछ पैकेज दिया गया। अगर इन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बल मिलता है तो ये राज्य भी अन्य की तुलना में विकास की रफ्तार को पा सकते हैं। प्रतिक्रिया इतनी तीखी है कि कांग्रेस शासित राज्यों ने नीति आयोग की मीटिंग के बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया, जबकि फ्रीबी के कारण इन्हीं राज्यों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है और वो नीति आयोग से और अधिक सहायता की अपेक्षा रखते हैं कि उनकी राज्यों को और अधिक सहायता मिल जाए। पीएम मोदी की बजट पर प्रतिक्रिया ये रही कि यह बजट समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने यह बात कही। लेकिन सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बजट में तो उन्हीं राज्यों का सिर्फ ध्यान रखा गया है जो सरकार चलवा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों के साथ भेदभाव हुआ है। जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से दिखाई दे रहा है कि सरकार कितनी कमजोर है। हम सब लोग तो किसान के लिए उसका समर्थन मूल्य मांग रहे थे। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं। लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है? जो सरकार चलवा रहे हैं, सरकार चलाने के लिए पैकेज मिल रहा है। बिहार को पैकेज मिला, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला। हम ये नहीं कहते कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिले, लेकिन दूसरे प्रदेशों के साथ भी भेदभाव न हो। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष ने पूरा बजट पढ़े बिना ही सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं उनसे यही कहूंगा, पूरा बजट पढ़ें। ये पूरा बजट देश के विकास का बजट है, किसानों के लिए है, रोजगार के नए अवसर बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, महिलाओं की चिंता की गई है। 9 उसके मेजर पॉइंट्स हैं। एजुकेशनल लोन को बढ़ाया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपेक्स बढ़ाया गया है। तो ये देश के लिए है कि नहीं है? अब वो समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि यह बजट शानदार है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? तो आपने दोनों तरफ की प्रतिक्रिया देख ली। विपक्ष की जो आलोचना है उसे भी आपने सुना और सत्ता पक्ष जो कह रहा है वो भी आपने सुना। हालांकि एक बात ये भी है कि आप बजट के पूरे इतिहास को देख लीजिए
किसी भी बजट में विपक्ष आपको सरकार के बजट की तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार जो बातें विपक्ष कह रहा है वो कुछ मायनों में खास है। इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिला जी आपका। और सारिका सिंह जी भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सारिका सिंह जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, वैसे जो बात मैं कह रहा था अभी कि देखिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब भी बजट पेश होता है सरकार कहती है कि बहुत अच्छा बजट है, जाहिर सी बात है स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार के विरोधी बजट की आलोचना करते ही हैं। लेकिन इस बार कुछ नई बातें हैं, कुछ नई बातें कही गई हैं कि सरकार बचाओ बजट है, कुछ नई बातें कही गई हैं कि विपक्ष के राज्यों के साथ भेदभाव है, कुछ नई बातें कही गई हैं कि हमारे से कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया। ये जो कही जा रही है ये बातें, इसका क्या मकसद? लाल जी, अगर मैं आपकी ही रिपोर्ट से आऊं तो विपक्ष को हक है कि सरकार की आलोचना करना, सरकार की नीतियों का आलोचना करना, बजट का आलोचना करना। बिल्कुल। लेकिन इस आलोचना के लिए ऑलरेडी सदन है और सदन में इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। लोकसभा में आज भी चर्चा आपने देखा होगा, जिसमें हंगामा के कारण कई देर तक वो स्थगित भी रहा था। राज्यसभा में भी इसी तरह का है। जब आपके चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो संसद है, जो आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़ा मंच है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आप देखें जहां आप चर्चा कर सकते हैं, आप सरकार के घेर सकते हैं, सरकार के नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, अगर ये भेदभाव हुआ तो उसको अपने तर्कों पे रख सकते हैं। और इसके बजाय अगर आप संसद के बाहर अगर आप प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप भेदभाव के आरोप लगाते हैं और अपनी चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, तो माना जाएगा कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। अगर मैं इसे हेडलाइन मैनेजमेंट इसलिए कहता हूं कि जब आप अपने तर्क के साथ में आते हैं और तर्क के साथ जवाब देते हैं तो सरकार को आप विवश करते हैं। शायद आपको अभी तक इस बजट के बारे में, या जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, वो मैं तो नहीं कहूंगा कि आपने पढ़ा नहीं है। विपक्ष में बड़े विद्वान लोग हैं और कई बार बजट उन्होंने बनाया है, तो मैं ये बात तो नहीं कह सकता। लेकिन शायद आप जो सरकार की, जो मोदी सरकार का ये जो बजट है, ये तीसरे टर्म के मोदी सरकार की जो ये पहली बजट है, वो क्या जो दावा है सरकार का ये क्रांतिकारी है, तो क्या ये क्रांतिकारी बजट को आपको फेल करने के लिए आपने सिर्फ सड़क पे इसको ले आए हैं कि हम ये बता देंगे कि ये कुछ नहीं है, ये कमजोर सरकार है, ये आप कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने का वाला बजट है, तो ये तर्क नहीं चलेगा। ठीक है। तर्क के साथ में आपको जवाब देने होंगे कि क्यों आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो व्यवस्था उससे पहले सरकारों को करनी थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो क्यों नहीं हुआ। बिहार के साथ भी वही, बिहार के साथ में ये क्यों नहीं हुआ। अगर इन दोनों राज्यों को स्पेशल कैटेगरी के में वो नहीं आते हैं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, तो क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिवीजन के बाद जो उनका क्लेम रहा है वर्षों से, अगर उस मामले में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो क्या ये देश के लिए नहीं है? बिल्कुल। अगर ये देश के लिए है, देश का एक राज्य, एक हिस्सा अगर सशक्त होता है, मजबूत होता है, तो सारी बात है कि उसका जीडीपी पूरे देश पे डिपेंड करता है। और आप ये तर्क लेके बैठ गए हैं कि चूंकि वो एनडीए के सहयोगी हैं इसलिए उनको ये मिला है, तो फिर आपके तर्क का जवाब शायद निर्मला सीतारमण ने बेहतर तरीके से दिया है कि 48 लाख करोड़ का ये बजट है और ये 48 लाख करोड़ के बजट में अगर आप ढूंढेंगे तो हर स्टेट के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक बार बजट पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। सारिका सिंह जी, यही सवाल कि देखिए, एक तो सबसे पहले बजट को लेकर आपकी क्या आपत्ति है? क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को, जिनको आप जानते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भी ये बात हुई थी कि भाई स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता, उनको अगर विभाजन के बाद जो आंध्र प्रदेश है, बिहार जो बचा हुआ है, उनको अगर इस बजट में कुछ राशि दी गई है तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए था आपके हिसाब से? देखिए लालचंद्र जी, बिल्कुल बजट को लेकर के जो बिहार को और आंध्र प्रदेश को जो दिया गया है, निश्चित रूप से हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। वो इस देश के राज्य हैं, हम पूरे देश की इंटीग्रिटी के ऊपर हमें बहुत गर्व है और हम इस चीज का सम्मान करते हैं। ठीक है। पर आप एक टेक्निकल बात को समझिए ना कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम लेकर के और उनको विशेष रूप से इस तरीके की चीजें, जब ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा
कि किसी स्टेट का नाम लिया जाना कोई जरूरी नहीं है। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 2 स्टेट जिनके बैसाखियों के सहारे आज ये सरकार चल रही है, तो वो विशेष रूप से अगर वो 2 नाम आएंगे तो ये जनता मूर्ख थोड़ा ही है, सबको समझ आ रहा है ना। आप विशेष तौर से उन 2 स्टेट्स का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, उनको आप हजारों करोड़ रुपए का अलग से दे रहे हैं। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारे, देखिए आप उड़ीसा की स्थिति देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल की भी स्थिति देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनको बहुत विशेष रूप से अभी भी उनके ऊपर काम किए जाने की, उनकी तरफ देखे जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। दूसरी बात जो हम बजट की करते हैं, देखिए विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य, खासकर कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हमेशा से सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों के मुद्दों को उठाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। आप आज के अगर इस बजट को आप विशेष रूप से देखें तो हम लंबे समय से इस देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी को एक कानूनी गारंटी बनाने की कांग्रेस पार्टी हमेशा से उसकी मांग करता रहा है। तो और जब सरकार इतने बड़े जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, जब उनके लिए डायरेक्ट सरकार उनको फायदा देने के लिए प्रावधान बजट में कर सकती है, तो क्या इस देश का किसान जो अन्नदाता है, इस देश का खेती के लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो काफी ज्यादा आवंटन, अच्छा मतलब उसमें बढ़ोतरी भी हुई तो है। मुझे मैं लालचंद्र जी, मैं यही तो बात करना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है? आपका कोई ईगो क्लैशेस है क्या? आपका ईगो इशू है क्या कि जब आप सब कुछ दे सकते हैं तो एमएसपी की गारंटी कानूनी क्यों नहीं दे सकते आप किसान को? एमएसपी की कानूनी गारंटी कांग्रेस सरकार ने दी थी क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ कांग्रेस सरकार, आप कौन सी बात है, 10 साल से तो हम सरकार में ही नहीं है ना। स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आ गई थी सारिका जी? आप लालचंद्र जी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स के ऊपर हमारी सरकारें काम करी, यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर हमने काम किया, उसको लागू करने की दिशा में हमने प्रयास किया। आप देखिए विषय, जैसा आपने कहा, आपकी चर्चा का विषय ये है कि इस देश में कंस्ट्रक्टिव बात होनी चाहिए। तो हमने क्या किया या उसने क्या किया, ये चर्चा इस बात की नहीं है। चर्चा इस देश की होनी चाहिए, चर्चा इस देश के लोगों के कानून, उन लोगों के फायदे की होनी चाहिए। ठीक, मैं लौटता हूं। दूसरी बात जी, मैं लौटता हूं आपके पास और आपकी बातें जरूर लूंगा, लेकिन अनिला सिंह जी को चर्चा में शामिल करता हूं। अनिला सिंह जी, जो विपक्ष की बातें हैं, हम जानते हैं कि विपक्ष कभी बजट का स्वागत तो करता नहीं, ये बात तो देखिए प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं, और जितने सालों से हम बजट देख रहे हैं तो विपक्ष कहता है नहीं इस बजट में कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अगर विपक्ष अपनी बातों को रख रहा है तो इस बार नई बात क्या है और कहां पर सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को आपत्ति है विपक्ष की बातों से? मेरी सबको राम राम। राम राम। और देखिए, विपक्ष तो निरंतर हम 10 वर्ष से देख ही रहे हैं कि कोई मुद्दा हो या ना हो, उनको हल्ला करना ही है, उनको पार्लियामेंट चलने नहीं देना है, उनको सरकार के हर काम में अड़चन लगानी ही लगानी है। कुछ समझ में नहीं आता तो अब ये कह रहे हैं कि आप बिहार और आंध्र प्रदेश को क्यों पैसे दे रहे हैं, दोनों राज्यों को पैसे मत दीजिए। साहब, सरकार कोई आपसे पूछ के चलाएंगे? जो सरकार चला रहे हैं वो तय कर रहे हैं कहाँ किस राज्य को कितना देना। ऐसा तो है नहीं कि बाकी राज्यों को नहीं किसी प्रकार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो केंद्र से मिल रहा है। सपोर्ट सिस्टम तो हर राज्य को मिल रहा है ना, हर तरीके से मिल रहा है। तो अगर बिहार और आंध्रा का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि ये इन 2 राज्यों में क्यों पैसा दिया जा रहा है, तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है विपक्ष का, और इनको दोबारा से सोचना चाहिए कि इस प्रकार से अपना व्यवहार करेंगे तो बिहार और आंध्र के लोग भी देख रहे हैं कि आप उनकी भलाई में कितना आप उनके भागीदारी। दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगी कि ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, और खासतौर से मुझे अच्छा लगा कि किस प्रकार से जॉब क्रिएशन को लेकर दिमाग इसमें लगाया गया, और कैसे कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर वो कदम उठाए गए हैं जिससे कि एक हमारा, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो और चाहे हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो हो, और चाहे वो नौकरी पेशा लोगों सैलरीड सेक्टर है वो हो, सबको कहीं ना कहीं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आपने कॉपी पेस्ट कुछ कर लिया उनके मैनिफेस्टो से। हाँ, कोई बात नहीं, अगर इनको लगता है और अगर वो हमारे देश की जनता की भलाई में है, तो अगर ये कहते हैं कॉपी पेस्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, कहने दीजिए, अच्छा ही है। मैं तो कहती हूँ इन्होंने भी देश की भलाई के लिए तो पॉइंट्स लिखे होंगे, और अगर आज वो बजट में इंक्लूड हो जा रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए, आरोप क्यों लगा? खुश होना चाहिए। विनोद जी,
विपक्ष जो बातें कह रहा है, दो तीन चीज़ें जो कि हमने बात कही कि भाई एक तो सरकार बचाने का बजट, दूसरा सारिका सिंह जी ने एमएसपी वाली बात उठाई जो कि अखिलेश यादव ने भी उठाई थी। मैं उन सभी पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट का स्वागत करते हुए क्या कुछ कौन सी बातें खास तौर पर कही हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर उस पर चर्चा जारी रखेंगे। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट का जो स्वागत करते हुए ये बातें कही, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने कही कि भाई इससे जो है दूर दराज के लोगों को, अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको इस बजट से फायदा होगा और ये बजट खासतौर पर विकसित भारत बनाने के लिए है। चर्चा में लौटते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। मैं विनोद जी के पास गए थे तो सीधे मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। विनोद जी, सारिका सिंह जी ने जो बातें रखी, उन्होंने एमएसपी की बात रखी जो अखिलेश यादव ने भी रखी थी कि नहीं एमएसपी तो इसमें दिया नहीं गया। आप ये बताइए कि क्या ये संभव है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए? जहाँ तक किसानों की बात है तो हम जानते हैं कि इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए, कृषि मद के लिए कितनी राशि बढ़ाई गई है। अब 1,32,000 करोड़ रुपए कृषि मद में रखे गए, 1.25 लाख करोड़ से बढ़ा करके। मुझे लगता है लाल जी, जब सारिका जी बता रही थी तो उनके पास डेटा नहीं है, या अगर उनके पास डेटा है तो डेटा छुपा रही है। अभी जो पीएम ने कहा है, पीएम मोदी का आपने जो सुनाया है कि देखिए वो कह रहे हैं गांव, गरीब, किसान, जितने लोग हैं जो इस भारत के आप कह सकते हैं कि मूल स्रोत है, वो सारे लोगों के एक समावेशी विकास की बात करते हैं जो विकसित भारत का संकल्प है। तो क्या इसमें उड़ीसा और बिहारी हैं या आंध्र प्रदेश और बिहारी हैं कि पूरे देश के लोग हैं? रही बात जब सारिका सिंह जी कह रही थी, तो सारिका जी, आज ही राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की है। पहले तो वो कह रहे, एक नैरेटिव उन्होंने दिया कि हम संसद भवन में मिलना चाहते थे, जिनको हमें किसानों को मिलने नहीं दिया गया, उनको पास नहीं बनाया गया, जबकि सारे किसानों को पास बना, सारे लोगों को वहाँ पे रिसेप्शन पर बैठाया गया था, सब ने देखा था। अलग बात है कि राहुल गांधी हर चीज में अपना नैरेटिव ढूंढते हैं। आपने किसान नेताओं से मिलकर क्या हासिल किया है? आप अगर एमएसपी के लीगल गारंटी की बात करते हैं तो आज ही आप देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है। 1200 मैं कह रहा हूं, जहां आप 5 गारंटी चला रही हैं और वहां 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। तो एक बार राहुल गांधी, आपका एग्रीकल्चर वहां पे मिनिस्टर है, वो खुद एमएसपी की लीगल गारंटी दे दें और वहां एक बात को साबित करके दिखा दें कि इसके बाद कोई किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। 15 महीने में 1200 किसान एक स्टेट में आत्महत्या कर चुके हैं और आप यहां किसान नेताओं से मिलकर एक नैरेटिव बताते हैं कि यहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस बजट में एमएसपी पे कुछ नहीं कर रही है। दूसरा डेटा मैं आपको देता हूं, यूपीए के दौर में 12 प्रोडक्ट जो थे किसानों के, उस पे एमएसपी था। आज उस एमएसपी पे आप देखिए 34 प्रोडक्ट है जिस पे किसानों को एमएसपी मिल रहा है। बिल्कुल, एमएसपी का दायरा खरीदारी बढ़ाया के रूप में आप देखिए तो जो आपके 2014 से आज कई गुना, मैं कह रहा हूं 4 गुना ज्यादा आज खरीदारी हो रही है। जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है उसमें, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 80 करोड़ जनता को राशन देने की बात कही है, उसमें आप देखिए प्रोक्योरमेंट क्या है पंजाब से लेकर अलग अलग स्टेट में। इतना कुछ किसानों को के लिए किया जा रहा है और आप लोग नैरेटिव दे रहे हैं
यही नैरेटिव था जो 3 किसान कानून जो एक चेंज मेकर बन सकता था, उसको आपने कुछ किसान संगठनों को भड़का के उसका खत्म करवा दिया। और आप आज मांग रही हैं लीगल गारंटी। लीगल गारंटी जो किसान नेता मांग रहे हैं, क्या उनको पूछें कि इस देश में क्या सिर्फ धान और गेहूं और मक्का ही हो रहा है? इतने किसान जो हैं हॉर्टिकल्चर से लेके और अलग अलग देश के अलग अलग राज्य में, क्या आप सबको लीगल गारंटी देंगे? बिल्कुल। क्या आप वेजिटेबल से लेके आप सारे फलों का, सारे किसान हैं, अंडा से लेके और मछली तक प्रोडक्ट करने वाले सारे किसान हैं, उनको आप लीगल गारंटी देंगे? तो ये सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? संभव ही नहीं है, बिल्कुल अगर आप संभव सच नहीं बोल रहे हैं तो आप गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। या वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, आप सिर्फ आपको एक एलओपी है संसद में, लोकसभा में, उसमें आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान नेताओं से बात करने पे। वो कह रहे हैं हम 15 अगस्त को फिर दिल्ली मार्च करेंगे, उसी की तरह हम दिल्ली में चारों बगल ट्रैक्टर से ये करेंगे। आप किसको डरा रहे हैं? ये सारी चीज जो परसेप्शन बना रहे हैं, हमने देखा था कि उस समय क्या कम हुआ। से कम एक चीजें बात रखनी चाहिए कि इस देश में किसानों के लिए जितना किया गया है और जितना किसानों के लिए जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपने एक सब्सिडी पे ही देख लिए कोरोना काल के बाद, जो सब्सिडी में 7 लाख करोड़ रुपया सिर्फ खाद पे सब्सिडी पे इस गवर्नमेंट ने दी है। आपकी कोई चर्चा में नहीं है। ठीक है। जो किसानों को खाद मिल रहा है सस्ते खाद में, उसके लिए भारत सरकार कितना पे कर रही है जी, आप कहीं नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं जी। तो ये सारी चीज आप झुठला रहे हैं। आप सिर्फ लोगों में जो ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग है उसमें आप ये बार बार आप ये बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हो या सारे लोग, एमएसपी की लीगल गारंटी है। एमएसपी की लीगल गारंटी से झूठ और कुछ हो नहीं सकता। और आप ये बात सबके सामने में इस बात को रख रहे हैं जैसे लगता है कि यही एक अल्टरनेट हो। इस देश में ऐसे किसान जो गांव में हैं, गरीब हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं लोकल बाजार में, वो भी किसानी करके रोजी रोटी करते हैं, उनको कृपया आप गुमराह न करें। बिल्कुल 90% से ज्यादा किसान वैसे ही हैं। और बात आपने बिल्कुल सही कही कि क्या एक दो चार फसल जो है वही फसल होती है। मुझे लगता है कि अगर फसलों की लिस्ट बनाई जाए तो सैकड़ों फसल ऐसे हैं जिनकी खेती हमारे किसान करते हैं। सारिका सिंह जी, आप बताइए कि जो ये बातें हैं, एक तो सबसे पहले देखिए कि कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ कहाँ कितना होता था यूपीए के समय में बजट कृषि क्षेत्र का, अभी 1,32,000 करोड़, यानी इस बार भी करीब 7-7.5 हजार करोड़ बढ़ाया गया है। सारिका सिंह जी। लालचंद्र जी, मैं विजय जी की बातों को सुन रही थी। जिस तरीके से ये किसानों के बारे में जो बजट में प्रावधान किए गए हैं और जो चीजें उनकी जायज मांगे हैं उनको नकार रहे हैं, और जिस भाषा में ये किसानों की बात कर रहे हैं वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो इस देश के कोई नागरिक नहीं है, बल्कि वो कुछ मांग रहे हैं और उनको खैरात में दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि जिन मांगों में भी, सारिका सिंह जी, मांगों में भी व्यवहारिक अव्यवहारिक, जायज नाजायज सब तरह की मांगें होती है ना। नहीं, आप व्यवहारिक और अगर व्यवहारिक मांग थी तो आपने दे क्यों नहीं दिया था यूपीए के टाइम में? नहीं, आप लालचंद्र जी मुझे ये बताइए कि इस देश में 2 ही लोग हैं क्या जिनको आप एयरपोर्ट दे दिए, जिनको आपने पोर्ट्स दे दिए, जिनको आपने किनको पोर्ट दे दिए? किसी को पोर्ट नहीं दिया है। आप बोलने तो दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आप पूरी बात रखिएगा, आपकी पूरी बात सुनेंगे। आप जिस तरीके से किसानों की बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर 1 लाख करोड़ से बढ़ा करके ये इतना कर दिया गया, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो आप 2-3 अपने उद्योगपतियों को और जिनको ये जो यहाँ से भाग गए हैं बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर के, उसमें आपका और हमारा पैसा भी था, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है उसका प्रावधान भी इनको देखना चाहिए। किसानों की जो ये बात कर रहे हैं, किसानों की जो ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि किसानों ने तो इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, उसका तो 2024 का जो परिणाम है और अभी जो 13 विधानसभा लोकसभा सीटों का जो अभी उपचुनाव हुए थे उनके अंदर जो परिणाम आया उससे इनको उसका जवाब तो मिल गया है। और अभी आगे और स्टेट्स में होंगे। और रही बात जहां पर ये सुसाइड की बात करते हैं, तो ये डेटा आप भी जरा अपना सही दीजिए। कर्नाटक के अंदर सरकार बने कितना टाइम हुआ है? क्या इस सरकार के अंदर 1200 आत्महत्याएं हुई हैं? आप पिछली सरकार को इसमें इंक्लूड करेंगे क्या? आपकी सरकार थी कर्नाटक में, आप उन आत्महत्याओं को, और आप महाराष्ट्र की बात करिए ना, आपकी महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार थी तो कितने किसान। और बात देखिए लालचंद्र जी, हम किस विषय की और किस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही असंवेदनशील नजरिया है, चाहे वो विजय जी का है और चाहे किसी और का है, कि हम इस तरीके की बातें आकर के इन प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं कि वहां पर इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली, वहां पर इतनों ने कर ली। अजी, अगर इस देश का एक किसान भी
अगर सरकार की नाकामी या उससे किसी तरीके की उम्मीद लेकर के अगर वो आत्महत्या करता है तो वो आपके मेरे सरकार सबके लिए शर्म का विषय इसी है। की बात उसको महिमा मंडित हम करने लोग की कह रहे जरूरत थे नहीं। आज। तो अगर राहुल गांधी जी किसानों की बात उठा रहे हैं, महिलाओं की बात उठा रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, बुरा कुछ नहीं है। हर बात के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि इनका नजरिया सिर्फ विरोध करने का है, विरोध करने का नहीं है। नहीं, विरोध करना विपक्ष का काम भी है, कीजिए, बिल्कुल कीजिए। इस देश के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव योगदान किसका है उसके बारे में आप किसानों की बात करें तो किसानों ने आपको ठीक है। हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए। पंजाब का आप नाम ले रही है ना, पंजाब की एक बात जोड़ूं, पंजाब की एक बात जोड़ देता हूं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र सरकार को छोड़िए, हम दे देंगे एमएसपी पंजाब में। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो क्या कहा कि नहीं, ये एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का काम तो सेंटर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की भी बातें की जाती। हम ये कह रहे हैं कि रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए, व्यवहारिक बातें होनी चाहिए। किसानों को गुमराह करने से क्या फायदा? सारिका सिंह जी, बिल्कुल लालचंद्र जी, मैं आपसे यही कह रही हूं। जैसा मैं कह ही रही थी कि अगर किसी भी इस देश के, चाहे वो किसान, चाहे महिला है, चाहे युवा, हम सबकी जिम्मेदारी जो इन कैपेसिटीज में है, चाहे वो सरकार है चाहे विपक्ष है, हम सबको बैठ करके एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात, जिससे देश आगे बढ़ सके, देश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, महिलाओं को अपने जीवन शैली सुधारने का मौका मिले, ऐसी बात की जानी चाहिए। और यही बात राहुल गांधी जी ने पहले दिन पार्लियामेंट के अंदर ये बात उन्होंने कही थी। अब बात करते हैं, देखिए बजट की जो बात हम कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी मोटी मोटी बातें करने की जरूरत नहीं है। 2014 में जब सरकार में आए थे, आज ये कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ नए घरों का प्रावधान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो डेटा पुराना है वो जनता के सामने रखना चाहिए कि आपने उस समय हर घर एक छत होने का वायदा किया था, आपने गैस सिलेंडर सस्ते होने की बात करी थी, आपने डीजल सस्ता होने की बात करी थी, वो डेटा सरकार गिनाती रहती है। नहीं तो वो तो आप और मुझे भी तो दिखना चाहिए। आप क्या डीजल काम में नहीं ले रहे हैं क्या? ठीक है, वो अनिला सिंह जी गिना देंगी। मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है क्या? ठीक है। आपके आस पड़ोस में जो गरीब हैं, क्या उनको मकान सरकार अनिला सिंह जी, ठीक है, सारिका सिंह जी, बातें तो की जानी चाहिए। लौटता हूं। अनिला सिंह जी, जो बातें आप देख लें कि विपक्ष को कहनी है, विपक्ष अपना नैरेटिव लेकर के आ रहा है। हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष नैरेटिव लेकर के आ रहा है, अधिकार भी है लोकतंत्र में। देखिए, बातें रखने का अधिकार है, इसे तो हम सभी को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि विपक्ष जो नैरेटिव लेकर आ रहा है उसका मकसद, और फिर उस मकसद को आप सरकार में रहते हुए काउंटर कैसे करेंगे नीला सिंह जी? देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने विनोद जी को असंवेदनशील होने का तमगा थमा दिया था। देखिए, ये इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। हाँ जी, ये वो राजनीतिक दल है जिसने सबसे ज्यादा भारत में सत्ता में रहकर अपनी गवर्नेंस दी है। और इनकी गवर्नेंस का नतीजा ये है कि किसान जो है और गरीब होता चला गया। जो किसान था वो किसान मजदूर होता चला गया। आंकड़ों की बात करनी चाहिए हमेशा, और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और जो भी ये आंकड़ा पूछ रही थी, मकान का, दुकान का, शौचालय का, सिलेंडर का, सारे आंकड़े मैंने कहा कि सरकार समय समय पर वो देती रहती है। वो संसद में भी जाके आप डेटा ले लीजिए, दे देंगी सरकार। बिल्कुल, और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया, केवल 2 ही लोग हैं जिनके पास सारे एयरपोर्ट्स होने चाहिए। मैडम, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करें, जाकर चेक करिए। यहाँ पर 2-4 एयरपोर्ट नहीं है इस भारतवर्ष में, जिसकी आबादी प्रैक्टिकली सबसे बड़ी आबादी है इस विश्व की। कितने एयरपोर्ट्स हैं और कितनी कंपनीज के पास, उनकी कितने साल की लीज है, जरा पढ़कर आइए तब आप आ रहा हूं। सारिका सिंह जी, आ रहा हूं। नाम आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ, जब ज्ञान जो है गरीब, युवा, किसान, महिला, नारी, मतलब इसके ऊपर पूरे अलग अलग योजनाएं आई हुई हैं, तो कौन सा क्षेत्र छूट गया है? अगर मुद्रा योजना में 10 लाख की जगह 20 लाख अब लिमिट बढ़ा दी गई है, तो क्या शहर का और क्या गांव का कोई भी बच्चा काम करना चाहेगा तो उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? योजना के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक यूथ सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है सरकार, तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ और जो राज्य, जहां पर 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस इस वक्त सत्ता में है, आंकड़ों के साथ बता दीजिए किसानों के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है भाई, युवाओं के लिए क्या क्या किया है भाई।
बात बनानी बहुत आसान होती है पार्लियामेंट पे। ठीक है सारिका सिंह जी का छोटा सा काउंटर ले लेता हूँ। सारिका सिंह जी बोलिए। जी लालचंद्र जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी साथी प्रवक्ता कह रही हैं कि डेटा लेकर के आइए, तो डेटा तो आपके पास है, आप बता दीजिए ना कि कितनी कंपनीज को आपने पोर्ट के और एयरपोर्ट के दिए हैं। 2 मिनट में आप बता सकते हैं। सारिका सिंह जी, एक सवाल का जवाब मेरा भी दीजिए। दूसरी बात, एक सवाल का मेरा भी जवाब दीजिए। मेरे मन में ये सवाल है इसलिए पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि एयर इंडिया, ठीक है, उसको बोली लगा करके टाटा ने लिया, ठीक है, क्या हम ये कहेंगे कि एयर इंडिया टाटा को दे दिया? ऐसे नहीं होता। प्रक्रिया के तहत कोई भी कहीं पर टाटा कंपनी हो, कोई भी दूसरी कंपनी हो, बोली लगा करके प्रक्रिया के तहत जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है या कहीं पर उसको मौका देती है प्राइवेट कंपनी को, तो बोली लगा करके प्रक्रिया के तहत कोई भी ले सकता है। वो चाहे कोई अंबानी हो, अडानी हो, जिंदल हो, या फिर इंडिगो हो, या टाटा हो, कोई भी हो। लालचंद्र जी, मैं आपसे यही बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल यही है कि हिंदुस्तान एक्चुअल में यहाँ की जो इकोनॉमी है वो है क्या? हम लोग एक लोकतांत्रिक देश के अंदर है, कैपिटलिस्टिक नहीं है यहाँ पे। तो आपका ये सिस्टम तो आपका होना चाहिए ना। सिस्टम तो ये आपका होना चाहिए कि कुछ पार्टीज और कुछ कंपनीज सिर्फ ऐसे ही करते जा रहे हैं जिनके पास देश का सारा धन जा रहा है, बाकी लोगों को आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो किस तरीके का एक मैनेजमेंट अपने यहाँ लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात जो अभी मैडम कह रही थी कि महिलाओं के और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2019 के अंदर एक स्किल इंडिया ये लेकर के आए थे, शाइनिंग इंडिया, मेड इन इंडिया। तो उसका जरा डेटा बता दीजिए कि स्किल इंडिया के अंदर आप इस बार स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रावधान किया गया बजट में, और फंड की क्या परिस्थिति है वो आप बता दीजिए। मैं आपको लोकल ठीक है जिन लोगों ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने खोला था, उनको फंड रिलीज ही नहीं किया जा रहा है। सारी चीजें आप एक लाइन जोड़ दीजिए। हाँ, सारिका जी देखिए, हमारे साथ, हम लोगों के साथ बहुत दिन से आपके साथ हम लोगों को मौका मिलता है डिस्कशन करने का। आप बहुत संजीदगी से अपनी बात रखती है। सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ मैं ये बता रहा हूँ, संसद में, लोकसभा में जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए उसकी भी एक अहमियत है। सिर्फ सत्ता पक्ष का ही संसद नहीं है, बिल्कुल संसद जो है वो विपक्ष का भी उतना ही है, तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन वो जो मंच है डिस्कशन का, हमने अगर ये नहीं देखा कि आज अगर बजट पे वहां चर्चा शुरू हुई है, अगर इस बजट चर्चा में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम आप यहां डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अगर विपक्ष की तरफ से ऐसी बातें होती, तब शायद देश को लगता कि शायद राहुल गांधी एक गंभीरता से इस चीजों को उठाने आए हैं। जिसका पूरा मौका आप अगर संसद के बाहर प्ले कार्ड लेके खड़े हैं तो डेफिनेटली लोगों को निराशा होगी। इसलिए सदन की गरिमा में इस बात की चर्चा जरूरी है, और इस चर्चा के लिए आपके पास कंटेंट होनी चाहिए, फैक्ट्स होनी चाहिए, जिससे आप सरकार को घेर सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, सारिका जी आपका भी, अनिला जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और जैसा कि